नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डिबेट 88 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनल भारद्वाज कौशल। इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं भूपेश सरकार के एक और चर्चित नए फैसले पर। दरअसल छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का एक और फैसला आलोचना और प्रशंसा के बीच उलझता दिख रहा है। झीरम घाटी में अपने दिग्गज नेताओं को खो चुकी कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद एक और जहां झीरम घाटी हमले की नए सिरे से जांच कराने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर झीरम में जान गंवा चुके बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के पुत्र आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया। और इसी फैसले ने सियासी हलकों में बवाल मचा दिया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर उबाल देखने को मिल रहा है, तो बीजेपी इसे प्रतिभा से खिलवाड़ बता रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के फैसलों से लगातार सियासी गर्माहट बनी हुई है। सरकार का एक और फैसला अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल झीरम घाटी में शहीद दिग्गज नेताओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस गंभीर है और उसका रवैया शहीदों के परिजनों के प्रति सहानुभूति पूर्वक रहा है। यही वजह है कि हमले में जान गंवाने वाले नेताओं के परिजनों को न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, बल्कि संगठन में भी अहम पदों से नवाजा गया। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने झीरम के हमले में बेहद निर्ममता से नक्सलियों का शिकार बने महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष को विशेष प्रकरण के तहत डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। कर्मा परिवार तो इस फैसले से खुश है, लेकिन इस फैसले से सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर युवाओं ने भी सरकार के फैसले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नक्सल प्रभावित आदरणीय महेंद्र कर्मा जी हमारे नेता थे। नक्सली हमले में वो मारे गए थे, तो उनके चिरंजीव आशीष वर्मा को विशेष नियुक्ति का मामला हमारे अभी मंत्रिमंडल में आया था और ये निर्णय लिया गया है कि उनको भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर विशेष नियुक्ति दिया जाए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके आशीर्वाद से उनके लिए कर दिए हैं, उनके पापा नहीं है करके, तो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ, बहुत आवेदन करके देखी, आदरणीय रमन सिंह को भी उन लोग तो किए नहीं हैं। हमारे कांग्रेस की सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री बने, उनके आशीर्वाद से उनको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आशीष कर्मा की नियुक्ति से पहले सरकार ने शहीदों के परिजनों को नौकरी नहीं दी है। राज्य सरकार द्वारा मदनवाड़ा में शहीद एसपी वी.के. चौबे के बेटे झीरम हमले में जान गंवाने वाले राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार की बेटी समेत कई अन्य लोगों को भी नौकरी दी है, लेकिन आशीष कर्मा को सीधे तौर पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के ऐलान ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस जहां इस फैसले को शहादत का सम्मान करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह नियुक्ति के माध्यम से कांग्रेस प्रतिभा से खिलवाड़ कर रही है। पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी भी इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महेंद्र कर्मा जी को आगे किया माओवाद के खिलाफ लड़ाई में, जिसकी कीमत महेंद्र कर्मा जी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसे नेता, ऐसे शहीद, ऐसे बस्तर के सपूत के लड़के के डिप्टी कलेक्टर बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी यदि आपत्ति कर रही है, तो इससे स्तरहीन राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस के नेता के परिवार जो शहीद हुए हैं, उनके सुपुत्र को और सारे नियमों को, जो भर्ती के नियम हैं, उन सबको बलाए ताक पर रखकर और जो नियुक्ति की गई है, तो निश्चित रूप से उस शहीद परिवार का सम्मान तो है ही, उन शहीद परिवारों के भी एक सदस्य को शासकीय नौकरी से नवाजा जाए। आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाए जाने के फैसले पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने दो टुक लहजे में कहा है कि सरकार ने सिर्फ कर्मा परिवार ही नहीं, बल्कि सभी शहीदों के परिजनों का भी ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर भाजपा को अब शहीदों से भी क्यों दिक्कत होने लगी है। शहादत जो हुआ है
उसको किस प्रकार से अपमानित किया। जब महेंद्र कर्मा शहीद हुए थे, नंद कुमार पटेल शहीद हुए थे, तो उनके परिवार वालों को चतुर्थ श्रेणी नौकरी देने का पत्र डाक से भेजा गया था। जो शहीद हुए उनके वर्दी को कूड़ेदान में फेंकने वाले शहीदों के परिवार का सम्मान क्या जाने। सियासी दखल रखने वाले कर्मा परिवार के युवा की डिप्टी कलेक्टर पद पर सीधी नियुक्ति से क्या प्रदेश के अन्य युवाओं के हक पर इसका असर पड़ेगा? क्या इससे पीएससी की तैयारी में जुटे हजारों युवा हतोत्साहित होंगे, या शहीद के पुत्र को मिले इस सम्मान से बस्तर में सरकार के प्रति आदिवासियों का विश्वास बढ़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो डिप्टी कलेक्टर पद पर आशीष कर्मा की नियुक्ति पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। तो शहादत का सम्मान या प्रतिभा से खिलवाड़, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता रमेश बरलियानी जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ हैं। गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व IAS और बीजेपी नेता OP चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। OP चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले गौरीशंकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। किसी शहीद के बेटे को यदि सम्मान मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए सोनल जी, महेंद्र कर्मा जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। बहुत बड़ा सम्मान है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी उनसे प्रभावित रहा हूँ, और निश्चित तौर पर जो उन्होंने लड़ाई या जंग की शुरुआत की थी सलवा जुलूम के माध्यम से, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी छत्तीसगढ़ के राजनीति में, देखा जाए शत्तीसगढ़ के इतिहास में, और ऐसा आदिवासी नेता मैंने कभी नहीं देखा है। तो महेंद्र कर्मा जी का सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन महेंद्र कर्मा जी के शहादत के नाम पे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज राजनीतिक रोटी सेक रही है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या राजनीतिक रोटियां? जब सलवा जुड़ूम का महेंद्र कर्मा जी प्रतिनिधित्व करते थे तो ये उनको प्रदेश की सरकार का 14वां मंत्री कहते थे। दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करते थे सलवा जुड़ूम के खिलाफ में, जिसका नेतृत्व महेंद्र कर्मा जी करते, तब इनको शहादत की याद नहीं आती थी। महेंद्र कर्मा जी का लगातार विरोध और अपमानित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता करते थे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का वर्जन सुन रहा था मैं, शहादत की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी का साल भर पहले का बयान आपके चैनल पर याद दिला देता हूं प्रदेश की जनता को, कि झीरम हत्याकांड के मेरे पास सबूत हैं। वो सबूत को आज भी वो जेब में लेकर घूम रहे हैं। प्रदेश की जनता और शहीद जो परिवार है कांग्रेस पार्टी के जानना चाहते हैं कि किस सौदे का इंतजार कर रहे हैं, आज तक उस सबूत को क्यों नहीं रखे। वो आज SIT खेल रहे हैं, आज तक उस सबूत का खुलासा क्यों नहीं करते हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे। तो आप शहादत का अपमान तो पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने तो SIT बिठा दी ना, SIT बैठा दी, उसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे हो। बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुख्यमंत्री जी आज साल भर से उस झीरम हत्याकांड के सबूत को लेकर क्यों घूमते हैं। बात नंबर 1, महेंद्र कर्मा जी का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता करते थे। सलवा जुलूम की शुरुआत उन्होंने की थी, प्रदेश सरकार का 14वां मंत्री कर उनको सुशोभित करते थे। अब उनके जाने के बाद इस प्रकार से बात की जा रही कि हमें शहादत की वो नहीं है, शहादत की कद्र हमको है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 20 से ज्यादा नेता और भी शहीद हुए हैं। क्या सबको डिप्टी कलेक्टर का पद देंगे? ये इस बात का जवाब प्रदेश के युवा और स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता जानना चाहते हैं। उदय मुदलियार समेत कई ऐसे नेता हैं जो वहां पे शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ आपने क्या योजना रखी है, इस बात को बता दीजिए। आप इस प्रकार से राजनीति कर कहीं ना कहीं आप प्रदेश की जनता के सामने किस प्रकार का प्रदेश पैदा करना चाहते हैं। आप डिप्टी, और भी कोई बहुत सारे पद हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पद है, द्वितीय तृतीय कई सारे कर्मचारियों के पद हैं। आज उसको प्रमोशन हो जाता तो निश्चित तौर पे तृतीय कर्मचारी और चतुर्थ कर्मचारियों की बात मत करिए, क्योंकि आपके समय ये विषय उठा था गौरीशंकर जी कि भाई शहीदों को इस तरह से सम्मान मिलेगा क्या कि उनको तृतीय और चतुर्वर्ग में काम करना पड़ेगा। फिर आपकी सरकार ने तो अनुकंपा नियुक्ति की बात की और बेहतर तरीके से की। तो फिर अगर आप अनुकंपा नियुक्ति की बात करेंगे, VK चौबे जी शहीद जो SP थे मदनवाड़ा के, तो राज्य सरकार में प्रावधान है सरकारी नौकरी करते हुए अगर कोई नेता ये कोई अधिकारी शहीद होता है तो उसके पुत्र को नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन कभी भी इस प्रकार का राज्य सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई नेता शहीद होता है तो डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए। जो नियम था, शहीद तो शहीद होता है, नियम जिस प्रकार का था उसके हिसाब से हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था। मानना नहीं मानना अलग विषय, लेकिन सीधा डिप्टी कलेक्टर प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ कहीं ना कहीं न्याय है। अगर पद देना भी था तो दूसरे तरीके से उपकृत कर सकते थे आप। आपके पास निगम मंडल आयोग से लेके बहुत सारे और भी पद है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर का पद देकर आपने प्रदेश के प्रतिभावान यहाँ के जो छात्र है उसका आपने खिलवाड़ करने का प्रयास भी किया। ठीक है, चूंकि वर्लियानी जी तो उन्हीं से सवाल करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। वर्लियानी जी, कोई और पद भी तो हो सकता था, सीधे डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि चैलेंजिंग होता है ये, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि महेंद्र कर्मा क्या थे, उनकी हैसियत क्या थी, ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
रमन सरकार को नक्सल मामले में यदि किसी ने अपनी जान पर हथेली पर रख के मदद किया है, उसका नाम महेंद्र कर्मा है। तब भी आप बस्तर टाइगर के रूप में जानते हैं। और महेंद्र कर्मा की जो निष्ठुर हत्या हुई है झीरम घाटी में, वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की आपराधिक लापरवाही के चलते हुई है। सुरक्षा देते तो न महेंद्र कर्मा न जो हमारे प्रदेश के बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे उनकी हत्या नहीं होती। यानी अडवाणी जी की सभा होती दंतेवाड़ा में तो 30,000 पुलिस लगाते हैं, पूरे प्रदेश के एसपी और डीआईजी की ड्यूटी लगती है। और नंद कुमार पटेल की परिवर्तन यात्रा के लिए आपके पास 20 पुलिस वाले नहीं थे। अब बहानेबाजी करते हैं। टोही विमान से आपको मैसेज आ गया था कि वहां नक्सली का मूवमेंट चल रहा है, उसके बाद सुरक्षा नहीं दी आपने। और फिर शहादत के बाद यदि हम उनके परिवार के नौजवान को जो उसकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, उस आधार पर डिप्टी कलेक्टर दे रहे हैं, तो ये शैक्षणिक योग्यता कहाँ है सर? वो तो तैयारी कर रहे हैं और 2 बार शायद वो उसमें क्लियर नहीं कर पाए। ग्रेजुएट हैं। हाँ, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बात हो रही है ना, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर की बात हो रही है ना, उसके लिए जो आपको पीएससी देनी होती है, उसके लिए जो तैयारी करनी होती है। हमको क्या चपरासी और क्लर्क बनाए? महेंद्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बरलियानी जी तो उसके बेटे के साथ यदि हम सम्मान दे रहे हैं तो इनके मानसिक कुंठा क्यों हो रही है? रमन सिंह ने चिट्ठी भेज दी कि आप चपरासी बन जाओ, क्या वो स्वीकार करते? उस समय शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जो शहादत के मामले में भी राजनीति कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट बरलियानी जी, सिर्फ डिप्टी कलेक्टर या फिर चपरासी, इसके बीच में कुछ लोग काम नहीं करते, इसके बीच में और कुछ नहीं हो सकता एडजस्ट? ये हमारा निर्णय है कि हम किस तरह का सम्मान देना चाहते हैं। इस पे सवाल उठाना मैं सोचता हूं ये कुंठित मानसिकता का परिचय है, ये बहुत घटिया मानसिकता है। एक परिवार का मुखिया जब शहीद हो जाता है, उसके परिवार कितना टूट जाता है, कितना पीड़ा में भोगता है, इसका इनको कल्पना नहीं है, क्योंकि इनके बेटे तो सेना में है नहीं, शहादत में गए नहीं है। ऐसे 30 परिवार के लोग वहां पर शहीद हुए थे, उनके लिए उनको सबको आप डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे? उनके लिए फिर अलग अलग दो दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते? वो भी उम्मीद करेंगे। इस सवाल पर भी मैं आऊंगी, लेकिन एक मिनट बरलियानी जी, मैं आपको भी मौका दूंगी दोबारा से। पहले ओपी चौधरी जी भी लगातार जुड़े। ओपी चौधरी जी, ऐसा देश और प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ, इतना हाय तौबा क्यों कर रहे हैं आप? जी सोनल जी, मैं पहली बार बताना चाहूंगा कि एक छोटे से गांव से निकलकर प्रदेश के लाखों युवा, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले, छोटे छोटे गांव के सरकारी स्कूल से निकलने वाले लाखों युवा एक अपने मेहनत के दम पे राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक उनके बारे में भी हमको सोचना बेहद जरूरी है। आदरणीय कर्मा जी के साथ मैं खुद काम किया हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और एक छोटा से छोटा काम हो, एक बोरिंग भी खुदवाना हो, तो आदरणीय कर्मा जी का उद्देश्य रहता था बोरिंग भी खुद जाए और नियम का पालन भी। आज आदरणीय कर्मा जी आज होते तो इस तरह की जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसका वो स्वयं विरोध किए होते। सलवा जुलूम को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन वो सलवा जुलूम के नायक थे। ये चीज मैं रखना चाहूंगा। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मा जी के व्यक्तित्व को समझा जाए तो वो स्वयं अगर आज होते तो एक नीति बनाते, एक पॉलिसी बनाते, जिसके तहत एक आम आदिवासी भी वहां नक्सलवाद से मर रहा है, हर पार्टी के जनप्रतिनिधि भी नक्सलवाद से शहीद हो रहे हैं, जवान हमारे नक्सलवाद से शहीद हो रहे हैं, इन सबको सम्मिलित करते हुए एक पॉलिसी बनाकर अगर दिया गया होता तो शायद आशीष कर्मा जी को भी अधिक खुशी हुई होती और आदरणीय महेंद्र कर्मा जी के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होती। मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि हमको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए और कर्मा जी के व्यक्तित्व को समझते हुए एक बृहद पर्सपेक्टिव में सोचते हुए नीति बनाकर कोई निर्णय लेना चाहिए था, बल्कि एकाएक निर्णय लेने के बजाय। ठीक है ओपी जी, लेकिन आपसे मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने उसमें कहा कि हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, क्योंकि जो शहीदी उन्होंने दी है उसका सम्मान किया जा रहा है, और आशीष कर्मा जी हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो इससे दूसरे युवाओं को कितना नुकसान हो जाएगा ऐसे? जी पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी पीएससी की जो वैकेंसी उसमें 3 वैकेंसी आई है डिप्टी कलेक्टर की पूरे प्रदेश के लिए। अभी बोला जा रहा है कि 3 वैकेंसी नहीं घटाएंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं जो कैडर स्ट्रेंथ है उसी से पद प्रभावित होता है। इस साल का वैकेंसी प्रभावित नहीं होगा तो आने वाले सालों का वैकेंसी प्रभावित होगा, एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर कर्मा जी के परिवार को सम्मान देना है तो इतने आयोग हैं, इतने मंडल हैं, उनके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी प्रकार की सर्विस भी देनी है तो एक क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं बनाती सरकार? क्लियर पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बनाकर
झीरम घाटी में इतने सारे शहीद हुए हैं हमारे, उन सबके परिवारों का ध्यान रखते हुए दंतेवाड़ा में, बस्तर में हजारों सिपाही हमारे शहीद हो रहे हैं, आदिवासी भाई बहन शहीद हो रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए अगर हम पॉलिसी बनाकर कोई निर्णय लिए होते तो महेंद्र कर्मा जी के को सच्ची श्रद्धांजलि हो। ठीक है, वरलियानी जी आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं गौरी जी से सवाल करूंगी। जी एक पद दे जाने से कोई प्रदेश के नौजवानों का हम अपमान नहीं कर रहे हैं या उनका हक नहीं मार रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार देना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी बनेगी और जो सरकारी नौकरी में रहते हुए शहादत देते हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। हाँ। और जो कांग्रेस के हमारे बाकी नेता लोगों की जो शहादत हुई है उनके परिवार से इस तरह की कोई मांग आई नहीं है, उनके परिवार में भी ऐसी तकलीफ होगी तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन चौधरी जी आपको यहाँ के नौजवानों के या रोजगार के बारे में कहने का हक इसलिए नहीं है कि आपने एक कलेक्टर के पीछे एक रहते हुए एक ऑक्सीजन की खूबसूरती के लिए 70 परिवारों को रोजगार छीन लिया। उनके 70 आप सत्य में बात करिए, क्या बात करते हैं आप? एक अमन सिंह को नौकरी के बाद अमन सिंह जी ने IRS की नौकरी छोड़ दी, उनको आपने जब तथ्य नहीं होता है तो आप लोग यहाँ सेक्रेटरी सीएम बनाया, ये कौन से नियम से? आप नौकरशाह को गुलामी करें, प्रदेश को गुलामी के दायरे में डालें, वो सही है। ऑक्सीजन से क्या गरीब परिवारों को क्या बेचारों को तकलीफ थी जिनका आपने बुलडोजर चला दिया, सरकारी संपत्ति थी, नगर निगम 70 दुकानें बनाई, उसको तोड़ दिया आपने, वो परिवार आज बेघर हो गए। और आप नौजवानों की आप कुछ चिंता करें क्या उस परिवारों का क्या होगा? आप दोनों की बात समझ नहीं आ रही, पूरी बात ओपी जी पूरी बात सुन लीजिए करता हूँ, लेकिन इस तरह मुद्दे को भटकाने का दुष्प्रयास, भटकाने का सवाल नहीं है। आपके मन में यदि पीड़ा होती छत्तीसगढ़ के नौजवानों के बारे में तो 70 दुकानों को तोड़कर जो सरकारी दुकान थे केवल आपने इसलिए तोड़ा कि ऑक्सीजन अच्छा दिखना चाहिए, और उस परिवार में जो नौजवान पढ़ रहे हैं वो खत्म हो गए। विषयांतर कैसा है? छत्तीसगढ़ के नौजवान आगे बढ़ कैसे विषयांतर हो गया? ओपी जी एक मिनट मैं जवाब दे देता हूं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शहादत का और सम्मान का, आप इसको लेकर आ रहे हैं रमेश जी व्यवस्थापन वाला। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वरलियानी जी, अब आज का विषय जो चुना आप व्यवस्थापन में आ रहे हैं, जितने दुकानदारों का वहाँ पे सुन लीजिए ना, ये व्यवस्थापन वाला टॉपिक है। आप जिन दुकानदारों की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बनाकर तोड़ा गया, उनको व्यवस्थापित किया गया है, आपको मैं बता देता हूँ, जगह बता देता हूँ कहाँ उनको दुकान देखिए। आप विषयांतर मत कीजिए, जिस मुद्दे पे उसमें बात, अब आप फंस रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। औचित्य क्या था? देखो मैं कभी गलत बात नहीं करता हूं, व्यवस्थापन मेरी भूमिका साफ रहती है, वो व्यवस्थापन का मामला है, व्यवस्थापन वाला मामला नहीं है, पूरे प्रदेश कलेक्टर की सनक का मामला है। देखिए एक कलेक्टर यहाँ राजा बन गया, समय को इस तरह से बर्बाद नहीं कर रहा, एक कलेक्टर की सनक थी, ऑक्सीजन बना रहा हूं, खूबसूरत दिखता है। क्या पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि दुकान टूटा, उनको दुकान नहीं मिला, उनको दुकान दिया चुका, बात खत्म होती है। कोई बात होती है? आपको लग रहा है गौरीशंकर जी की मुद्दे से भटकेगा तो आप जवाब मत दीजिए, जवाब मत दीजिए। वो यहाँ के नौजवानों के हक की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात किया। आप ये उस कलेक्टर के रहते हुए जो उसने जो काम किया है उनको कोई अधिकार है बोलने का? बिल्कुल अधिकार है, नौजवानों के हक की बात है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार को छीन लिया आपने, उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। रमेश भैया किसी का रोजगार नहीं छीना, उनको सशक्त, अरे आप दुकान मेरा जो एक बात सुनिए, आपने मुद्दा भटका दिया, आप दोनों ने मुद्दा भटका दिया, वरलियानी जी आप और गौरीशंकर जी। यदि आपको लग रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि मुद्दा भटक रहा है, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, आपसे बस गौरीशंकर जी यही चाहते हैं हम कि फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अब आप चूंकि विपक्ष में तो तेजी से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं आपने इसके लिए कोई ठोस नीति बना ली? नहीं, हमने ठोस नीति ये बनाई थी कि हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था नौकरी देने का, और उदय परिवार को भी हमने नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था, महेंद्र कर्मा परिवार को भी प्रस्ताव रखा था, और बाकायदा सम्मान उनको लेटर भी देकर आए थे। ऐसा नहीं उनसे वादा किया था जो कल पेपर में छपा भी कि हमसे भाजपा का जो वादा था उसे कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। हमारा वादा कुछ और था, आपने तुष्टिकरण के कुछ और वादा पूरा कर दिया, इस बात को बताइए आप। और आज जिस बात को ओपी चौधरी जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, उस बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने क्या पॉलिसी तैयार की है? झीरम के बाकी जो प्रभावित लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के लिए क्या योजना है?
मात्र कर्मा परिवार ही ने उन शहादत नहीं दी है, नंद कुमार पटेल जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनके परिवार ने शहादत दी है। पर चूंकि उनका बेटा मंत्री बन गया है, अगर देवती कर्मा जी चुनाव जीत जाती, मंत्री बनती, तो हो सकता है उसको कलेक्टर नहीं बनाते। उमेश पटेल जी मंत्री बन गए हैं, इसलिए उसके परिवार के बारे में आपको सुध लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा चरित्र आपका आता है वैसे अपने आप को आप मोड़ तोड़ के अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। और शहादत की बात कर रहे हैं, जब सलवा जुलूम का नेतृत्व करते थे तो आप ही के नेता जाकर दिल्ली में क्यों छाती पीटते थे? जो नेता करते थे वो नेता बाहर है, आप ही लोग थे, नाम बता जो विरोध करते थे वो बाहर हैं। दूसरी बात, बार बार इस बात को जनता बोलती है कि वो सबूत कहां है। जिस प्रकार झीरम हत्याकांड की बार बार बात कर राजनीति रोटी सेकने का सहानुभूति लेने का प्रयास मत कीजिए। 5 साल आपने वही किया है, बरदानी कलश यात्रा निकाला, क्या परिणाम हुआ मैं नहीं जाना चाहता उस पे। अब यात्राओं पे मत जाइए गौरीशंकर जी, यात्राओं पे मत जाइए, बहुत सारी यात्राएं सब निकल अभी भी निकल रही हैं, यात्राओं पे बात मत करिए। नहीं, यात्राओं पे नहीं, जो विषय उसी पर बात करना है। चूंकि बरलियानी जी आप क्या करेंगे, शहीद तो शहीद हैं, शहीद तो शहीद हैं, सब मांगेंगे और एक को डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे, बाकी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे मुझे बता दीजिए। महेंद्र कर्मा जी का जो ये बेटा है ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था महेंद्र कर्मा जी के जीवन काल में ही, तो उसकी योग्यता के आधार पर, उसके सपने के आधार पर हमने उनके बच्चे भी कर रहे हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात। एक मिनट गौरीशंकर जी, मत उनकी बात तो पूरी करने दीजिए, मैं बीच में मत टोकिए। बाकी जो शहीद परिवार हुए हैं उनके यहाँ से भी यदि इस तरह की कोई मांग आएगी, यदि वो अपने परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी में डालना चाहेंगे तो उसके बारे में भी विचार करके कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। और महेंद्र कर्मा जी के बेटे को हमने यदि नियुक्ति दी है तो बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके नियमों के अनुकूल दी है। और मैं यहाँ पर इसलिए बात कर लूं, पॉलिसी नहीं बनाई आप, कोई पॉलिसी नहीं था। और बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। इसमें आपको पहला क्या है मुझे यह समझ नहीं आता। एक महेंद्र कर्मा जैसा आप लोग सम्मान करते हैं, एक बस्तर टाइगर के बेटे को यदि सम्मान दे रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। आपको यह हक नहीं है बोलने का। यहाँ के कर्मा जी की भावनाओं को समझते आपको अमन सिंह की नियुक्ति पे लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं। मेरे को मोबाइल में 1000 छोड़ के आए थे, कौन सी परिस्थिति रमन सिंह जी जो छोटे छोटे गाँव से हिंदी मीडियम से सरकारी से निकल तैयारी कर उनकी भावनाओं का भी आप सम्मान करिए। वो अमन सिंह ने पूरे दादागिरी के साथ सारे अधिकारियों का कंट्रोल किया। उस अमन सिंह को कैसे नियुक्ति मिल गई? कौन सी पॉलिसी थी रमन सिंह जी के पास? एक IRS इस्तीफा देता है, उसको संविदा नियुक्ति में आप मुख्यमंत्री का सचिव बनाते हो, किस नियम से बनाते हो ये बताइए मेरे को। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो हमारे प्रदेश अरे इस तरह का मजाक कहीं हुआ कि पूरे देश के हिंदुस्तान में एक अमन सिंह चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बैठा हुआ था। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, प्रमुख सचिव तक बनाया गया। संविदा वाले को ऐसा नहीं है, मुख्य सचिव पद में नहीं थे अमन सिंह। आप चाहते हो आप संविदा नियुक्ति के माध्यम से उल्लंघन नहीं हुआ। अगर नियम को नियम से हुआ है बताइए ना। संविदा नियुक्ति कभी होती है उसमें मुख्यमंत्री सचिव बनता है। प्रदेश के IAS अफसरों का यह अपमान है, ये चौधरी जी क्यों नहीं बोलते हैं? प्रदेश में क्या एक ही निवेदन करना चाहता हूं रमेश जी, आपका बहुत सम्मान करता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अगर हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो इस प्रदेश के लाखों युवाओं का नुकसान होगा और शहीदों का भी कहीं ना कहीं शहीद परिवारों का भी नुकसान होगा जो हजारों शहीद परिवार हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपकी इस प्रदेश बयान से चुनाव का सम्मान आप कैसी बातें कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार तो ये रमन सरकार ने 15 साल में कोई नीति बनाई नहीं। हम तो छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपने ऐसा सवाल खड़ा किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। बस्तर के दंतेवाड़ा के कलेक्टरों से पूछ लीजिए, दंतेवाड़ा में मैं भी कलेक्टर रहा हूं, हर 15 दिन में पुनर्वास नीति की मीटिंग होती रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रदेश के लाखों युवाओं की चिंता करें और शहीदों की भी साथ में चिंता करें। एक नियुक्ति मिल गई तो प्रदेश के लाखों युवाओं का हमने हक मार दिया। ये बड़ा विचित्र तर्क है आपका, बड़ा विचित्र तर्क है। सवाल पूछना 10 सेकंड सबके लिए आप विचार करिए। हजारों लोग शहीद हुए, उनकी भी चिंता सोनल जी, उनकी भी चिंता कर रहे हैं सोनल जी। लेकिन रमेश इसी तरह की चिंता बोल रहे हैं कि और परिवार के लोग और कुछ चाहेंगे उसके लिए हम विचार करेंगे। मतलब जो व्यक्ति जो पद चाहेगा उसको ये पद दे देंगे। चाहेगा नहीं, उनके घर में परिवार के लोग, आपको मालूम है क्या उनके परिवार में नौकरी के लोग हैं? बना दीजिए आप,
कोई उनके परिवार का सदस्य का डॉक्टर की तैयारी का डॉक्टर बना दीजिए, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा है इंजीनियर बना दीजिए। जो नियमों में होगा हम करेंगे। आप ये तर्क दे रहे हैं महेंद्र कर्मा, मेरे को बोलने दीजिए रमेश भैया, महेंद्र कर्मा जी का सुपुत्र यूपीएससी में तैयारी कर रहा था, हमने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। क्या किसी अन्य कांग्रेस नेता के शहीद के परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर की नौकरी कर रहा है तो बना देंगे आप? क्या कोई और चीज की नौकरी कर रहा है बना देंगे? किस प्रकार का नियम कानून की बात कर रहा है? मतलब प्रदेश में किस तरीके का आप शासन कर रहे हैं आप ही को नहीं मालूम है, ना आपके पास इसका जवाब है, और खुद आप अपनी बात में फंस रहे हैं कि जो गौरीशंकर जी थोड़ा यार बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करो। डिप्टी कलेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, डॉक्टरी के लिए मेडिकल की डिग्री होना जरूरी है, तो मैं कैसे डॉक्टर बना दूंगा? जब डिग्री की बात आ रही, डिग्री तो होगी, जब डिग्री की ही बात आ गई, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी बैठी डिस्कशन करने में आया है। गौरीशंकर जी, रमेश जी, मैं भी तो बैठी हूँ, मेरा भी तो कुछ काम हो यहाँ पे। मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि डिग्री की बात हो रही है, यदि ये बात हो रही है कि कितना हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिस पद के लिए है उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मुझे लगता है ओपी चौधरी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। Preserving the light of curiosity in those innocent eyes, keeping the candle of Neosis burning, and maintain the tenacity that drives the young minds to be future leaders. That should be our goal as a society. To help the brilliant minds of tomorrow to be the leaders they are meant to be. And that is what drives us. At Brahmvid, the Global School. आरती ग्रुप्स आपके लिए लाए हैं अशोका इंप्रेशन, बड़ा घर, बड़ी छूट, बड़ी खुशियाँ। स्पॉट बुकिंग पर पाए 5 लाख से 15 लाख की बचत। संपर्क करें। राजिम मेला, जिसमें रमता है छत्तीसगढ़ का मन। सैकड़ों सालों से लोक आस्था का केंद्र। सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग बसते हैं। पैरी, सोंढूर और महानदी का ये संगम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़िया लोगों के सुख दुख, धर्म कर्म के लिए राजिम ही सब कुछ है। इस पावन भूमि पर माटी पुत्रों से भरता है राजिम मेला, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। संगम में स्नान और मेले में सांस्कृतिक मेलजोल और कूटबात का दौर। इसमें धुल जाती है साल भर की तकलीफें और मिलती है नई ऊर्जा, नया विश्वास। राजिम मेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ कल्प करने से जैसे बदल ही गई थी इसकी पहचान। अंधाधुंध मुर्मीकरण, पसरती गंदगी से नदी का बहाव बदल गया। आखिर छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने लिया राजिम कुंभ कल्प के बनावटी नाम को बदलने का फैसला। राजिम मेले को अपनी असली पहचान दिलाने का फैसला, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का फैसला। आइए छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ विकास के स्वप्न दृष्टा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के संकल्पों के साथ आवाज मिलाकर कहिए, गढ़ो नवा छत्तीसगढ़। The most trusted real estate company of Chhattisgarh, Avinash Group. संगी सुना मिता रोनी बाबू ददासिया चारों कोती सुन बिहान हरिहर खेत भरे कलिहान गद का कैसे करो बखान छत्तीसगढ़ मां बसे परान छत्तीसगढ़ मां बसे परान। नई सरकार है तो नई उम्मीदें तो होंगी ही। प्रदेश के नए मुखिया भूपेश बघेल ने जब से अपना वादा निभाया है, प्रदेश के किसान चैन की नींद सो रहे हैं। घोषणा पत्र में किसानों से किया गया वादा, मंत्रिमंडल के शपथ लेने के मात्र 2 घंटे में 2 बड़े वादे पूरे किए संवेदनशील सरकार ने। एक ओर जहां प्रदेश के 16,65,000 किसानों की 6,100 करोड़ रुपए की कर्जा माफी की, वहीं दूसरी ओर देश में सबसे अधिक 2,500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदी की मंजूरी देकर उनके मन की मुरादें पूरी कर दी। ऋण माफी के साथ साथ 1,700 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2,500 रुपये में
दोनों फैसले हम लोग लिए, जिससे प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है और उनके आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बढ़ोतरी हो गई है। मोर खाता के पैसा हा कटगिरी से सबो हा वापस आ गए। जुग जुग जिए हमार दुलरवा बेटा। तो शहादत का सम्मान या प्रतिभा से खिलवाड़, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो की बात की जाए तो हमारे साथ बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास जी हैं और कांग्रेस नेता के रूप में रमेश बरलियानी जी लगातार अपना वक्त हमें दे रहे हैं। ओपी चौधरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पर हम योग्यता की बात कर रहे थे। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, अब तो कलेक्टर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर के लिए कितना योग्य होना जरूरी है और किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और किस तरह का वो कंपटीशन टफ होता है युवाओं के लिए, वो थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, पीएससी में कुणाल जी करीब 1 लाख अभ्यर्थी अपीयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं छत्तीसगढ़ की पीएससी में 1 लाख अभ्यर्थी। और जैसे इस बार की पीएससी है तो उसमें 3 बच्चे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, 1 लाख लोग जो फॉर्म भरेंगे, जो एक्चुअल आंकड़े की बात है। 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 3 डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, 1 जनरल कैटेगरी से, 2 एसटी कैटेगरी से, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 0 है और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन 0 है। दूसरी तरफ जैसे यूपीएससी होता है तो 10 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं, जिसमें आईआईटी के भी बच्चे, आईएम के भी बच्चे, एम्स के भी बच्चे, एनआईटी के भी बच्चे, जेएनयू, डीयू सब जगह के बच्चे आते हैं, 10 लाख बच्चे, और उनमें से करीब 150 बच्चे आईएएस बनते हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे क्या रेशियो होता है सिलेक्शन का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और बाकी मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं कि हमको छत्तीसगढ़ के लाखों युवा किस तरह की भावना रख रहे हैं उसका हमको सम्मान करना चाहिए। 2 दिन के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल पे 1000 से अधिक एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल आए हैं और इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। तो दूसरी तरफ शहीदों को हमको बिल्कुल निश्चित रूप से सम्मान देना है। आदरणीय कर्मा जी के साथ मैं बतौर कलेक्टर काम किया हूं। एक बोरिंग तक खुदवाना होता था तो भी उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि बोरिंग भी खुदे, नियमों का भी पालन हो। पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों के लिए वो उठकर खड़ा हुए। वो एक ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय तौर पे बस्तर में लोकसभा चुनाव जीते हैं। उनकी भावना हमेशा रहती थी कि सबके साथ न्याय हो, सबको ऑब्जेक्टिविटी के साथ, एक व्यक्ति को पिक ना करके ऑब्जेक्टिविटी के साथ निर्णय लिया जाए। इस दृष्टिकोण से बस्तर में आज सैकड़ों जवान शहीद हो रहे हैं, सैकड़ों आदिवासी भाई बहन शहीद हो रहे हैं, सैकड़ों जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सरपंच स्तर के, जनपद स्तर के, जिला पंचायत स्तर के, सब लोग शहीद हो रहे हैं। तो आज कर्मा जी होते तो मुझे निश्चित रूप से, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, तो एक निश्चित रूप से एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति बनवाते जिससे सबके साथ न्याय हो सके और उसके अनुरूप अपने लिए कोई निर्णय लेते। तो आशीष कर्मा जी को भी शायद अगर ऐसी इस तरह की नीति बने कांग्रेस के द्वारा, आज कांग्रेस की सरकार है, तो आशीष कर्मा जी को भी शायद ज्यादा खुशी होगी और महेंद्र कर्मा जी की को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है बरलियानी जी, ये तो ठीक है कि एक योजना होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो निर्णय जब लिए जाएं तो उनमें किसी तरह की विवाद की स्थिति ना बने। ये ठीक भी है और जिसको जितना हक है और जितना उस पद के लिए दक्षता रखता है वहाँ उसके साथ भी ईमानदारी से न्याय हो पाएगा। तो आप क्या इस और कोई प्लानिंग या विधेयक लाने जैसी बारे में आपने बातचीत की है? क्योंकि सिर्फ महेंद्र कर्मा नहीं, बाकी के जो 29 परिवार थे उनके बारे में भी तो सोचना है, उनको भी तो हक चाहिए ना अपना। देखिए, जो चौधरी जी ने सुझाव दिया है ना, उस सुझाव को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और चाहूंगा कि बाकी जो परिवार हैं या जो नक्सली हिंसा में लोग मारे जाते हैं उनके लिए भी एक ठोस योजना बननी चाहिए। लेकिन चौधरी जी ये बताइए कि क्या चौबे जी के बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाना भी युवाओं के साथ अपमान था? जी, मैं जवाब देता हूं कृपया। हाँ बोलिए, बोलिए ओपी जी। यदि इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, तो चौबे जी के बेटे को भी पहले क्लर्क बनाने की बात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। जी, क्या वो निर्णय गलत था, सही था? इस बात पे रखना चाहूंगा अपना पक्ष कि आदरणीय वीके चौबे जी के केस में आप सबको पता है कि एक इनकाउंटर चल रहा था, वहां पर वो गए
और वहां पे उनकी शहादत हुई एम्बुश में। उसमें जीएडी की स्पष्ट पॉलिसी बनी है। एक व्यक्ति के लिए ये निर्णय नहीं लिया गया था डिप्टी कलेक्टर बनाने वाला, एक स्पष्ट पॉलिसी बनी है जीएडी की कि अगर असाधारण वीरता का परिचय कोई ड्यूटी करते हुए देता है तो उसको सेकेंड क्लास में नियुक्ति देने का प्रावधान उसमें किया गया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं कोई राजनेता की शहादत पर या कोई अधिकारी के शहादत पर विभेद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना बोलना जरूर चाहूंगा कि वहां पे स्पष्ट रूप से एक नीति बनाई जाए और वहां पे कर्मचारी के तौर पे, अधिकारी के तौर पे जो नक्सल एरिया में काम कर रहा है, मैं भी 2 साल दंतेवाड़ा में काम किया, वो भी अपने सर पे कफन बांध के काम करता है। और वहां जो जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य होता है, वो भी सर पे कफन बांध कर काम करता है। आज मोडामी जी का वहां पे अटैक हुआ था दंतेवाड़ा में अभी चुनाव में, आप सब जानते हैं। इस तरह के हजारों सैकड़ों वहां पे अटैक होते हैं। तो सबके स्थिति को हमको समझना होगा और सबके लिए एक सुरक्षित पॉलिसी बनानी होगी ताकि सब लोग वहां पे सर पे कफन बांध करके लोगों के कल्याण के लिए, आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए, बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। ये चीज हमको चौधरी जी अभी आपने सही फरमाया, लेकिन जब आप ये चीज चाहते हैं तो फिर आपको महेंद्र कर्मा जी के बेटे की नियुक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। नहीं, नीति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, बल्कि इस पे पहले काम किया जाना चाहिए था। इस पे पहले काम किया नौजवानों के साथ अपमान है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सोनल जी बोलने दो। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अपमान है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के तहत आशीष कर्मा जी की नियुक्ति करना चाह रही है। ये चौधरी जी ये दोहरा मानदंड मत रखिए ना आप। टिकट देने चौबे जी की शहादत है, महेंद्र कर्मा जी की शहादत नहीं है। वो भी नेता प्रतिपक्ष थे, कैबिनेट मंत्री के दर्जे में थे। भावना पटेल जी, मतलब दोहरा मानदंड होता है क्या? दोहरा मानदंड तो नहीं हो सकता ना सोना जी। यानी चौबे जी की शहादत है, वो भी नक्सली हिंसा में मारे गए थे और महेंद्र कर्मा जी नक्सली हिंसा में मारे गए। और महेंद्र कर्मा जी की शहादत इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो डॉक्टर रमन सिंह जी की सुरक्षा की चूक के चलते मारे गए। ठीक है गौरी शंकर जी। देखिए, पहली बात, महेंद्र कर्मा जी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, इसलिए गुमराह ना किया जाए जनता को। पहली बात, वो 2003 में जब चुनाव उसके बाद थे। दूसरी बात, ये महेंद्र कर्मा जी के परिवार को इसलिए तुष्टीकरण की उसमें किया गया है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, आदिवासी वोट बटोरना है। पहली बात, अगर आपको करना था एलिजिबल, आप इसकी बात कर, योग्य उसकी बात कर रहे हैं, उदय मुदलियार जी के परिवार में भी योग्य लोग बैठे हैं, क्या उनको भी डिप्टी कलेक्टर आप बनाएंगे? अब आप बोलेंगे तैयारी नहीं कर रहे हैं। उदय मुदलियार जी के परिवार का मामला है ना, इसमें आपको क्या मतलब है? नहीं, क्यों नहीं मतलब है, वो भी प्रदेश के हैं, मांगेंगे तो देखिए पटेल के परिवार, बहुत ऐसे लोग हैं। आप लोगों राजनीति करनी है इसमें, सोची समझी रणनीति के तहत आपने तुष्टीकरण का मामला लिया है। देवती चुनाव हार गई है, इसलिए उनके पुत्र को आप यहाँ पे, मुझे लगता है भारतीय जनता, पहली बात, आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए इस प्रकार का कृत्य को अंजाम दिया गया। सोनल जी, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मैं। बाकी और भी लोगों ने शहादत दी है। महेंद्र कर्मा जी से और भी बड़े कद के नेता थे, नंद कुमार पटेल थे, विद्याचरण शुक्ल थे, बहुत से नेता थे, लेकिन जानबूझ के बड़े सुनिश्चित तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की प्री प्लान करके इन्होंने किया है। लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। आपने कहीं ना कहीं प्रदेश में अपना चेहरा दिखा दिया और सरकार को, पूर्व की सरकार को बदनाम करने के लिए अब हथकंडे पैदा कर दिए। सारे सवालों का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के युवा लगातार दे रहे हैं। आप सोनल जी सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, जिस प्रकार का जवाब प्रदेश का युवा दे रहा है उससे समझा सकता है कि इस प्रकार के आदेश से प्रदेश का युवा कतई सहमत नहीं है। ठीक है बरलियानी जी, ये बात तो है कि यहाँ लगातार इस तरह की चर्चा उठी है। चूंकि अब आप इनको बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये मामला नहीं है, फिर जो स्ट्राइक हुई उसमें वहाँ क्यों विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि वो भी चुनाव की दृष्टि से सब कुछ किया गया और सबूत भी मांगे जा रहे हैं? तो बात तो यहाँ है ना, तू डाल डाल में पात पात दोनों की बात है, तो एक सी ही बात है। वहां भी तो यही हो रहा है ना, लोकसभा चुनाव की बात आप कह रहे हैं, यहाँ ये इनको कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को आदिवासी वोट बैंक साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के सारे लोगों ने तो टारगेट में दे दिया हमको। 68 सीट दी, 11% वोट का डिफरेंस है, हमको साधने की जरूरत थोड़ी है। हाँ। और जो हम कह रहे हैं, जो हमने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे तो नहीं थे, लेकिन अब तक आपके पक्ष में जो रिकॉर्ड्स हैं, वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, उसको हम पूरा करने की दिशा में जा रहे हैं। आदिवासियों जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। उनके वन पट्टे 4 लाख लोगों के आवेदन निरस्त हुए, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, आप मुझे ये बता दीजिए, आदिवासियों की जमीन हमने वापस की। सुनिए बरलियानी जी मेरी बात सुनिए। आप अब इधर उधर जन घोषणा पत्र की तो बात हो ही रही है, चूंकि विषय हमारा जो है कि क्या प्रतिभा का, शहादत का सम्मान है या फिर प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है। एक ईमानदारी से एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जो बच्चे 1-1, 2-2, 3-3 नंबरों से रह जाते हैं, फाइट करते हैं, कई सालों तक फाइट करते हैं, आपने कहा कि एक पद देने से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से बोलिए, अपने अंदर से थोड़ी देर के लिए वो कांग्रेस नेता वाली निकालिए और बोलिए कि इससे वाकई में अन्याय नहीं हो रहा उन बच्चों के साथ जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें दांव पर लगाकर अपनी, वो युवा। देखिए, इसको आप मानवीय संवेदना के साथ जोड़ के देखिए। महेंद्र कर्मा जी ने अपनी जान खेलकर नक्सलियों से प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। सम्मान है। यदि आप नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल है नक्सली समस्या को यदि किसी ने समझा है इस प्रदेश में तो एक अकेले महेंद्र कर्मा थे, क्योंकि वो नक्सलियों के घेरे के बीच रहते थे। उनको मालूम था कि नक्सलियों का हमला क्यों हो रहा है, किस कारण है, इसके मूल में क्या है। तो नक्सली समस्या से लड़कर उन्होंने न केवल बस्तर की वरन पूरे प्रदेश की रक्षा करने का काम किया है। तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। आप एक पद के रोजगार से आप सबका हक मारा जाएगा ऐसा नहीं है। 1 लाख लोगों को रोजगार की संभावनाएं और पैदा होनी चाहिए, जिसके लिए भूपेश बघेल जी गांव-गांव में छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो चौधरी जी बोल रहे थे वहां पर, चौधरी जी जो बोल रहे थे बस्तर में रोजगार 15 साल में नहीं मिला। वहां के वनों पर मैं तो डिप्टी कलेक्टर का पद देने का विषय है। हाँ ठीक है, आप फूड चिंता हमारी है यहाँ के लोगों को रोजगार देने की। किसान सिटी, लाइवलीहुड कॉलेज सब बस्तर में इनोवेशन हुए। नहीं, रोजगार की बात कर रहा हूँ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से एक वैल्यू एडिशन भी होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हर सरकार की अपनी नीति होती है। मतलब जो बच्चे पीएससी दे रहे हैं वो फिर इधर सब जगह शिफ्ट हो जाएंगे यदि उनको नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ तो जो जिनको देना है, जो कहेंगे आगे से आके, आप ही के शब्द हैं ये वरलियानी जी, कि कोई कहेगा तो हम उस पर विचार करेंगे, तो बाकी बच्चे सब हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट में शिफ्ट कर देंगे। जो पीएससी का सपना देख रहे हैं, सपना उनका भी और सपना एक आम युवा का भी, सपने सबके महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन की रक्षा जरूरी है। महेंद्र कर्मा जी ने नक्सली समस्या से प्रदेश की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया है और प्रदेश के सुरक्षा को मजबूत किया है। ठीक है, इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए उनकी शहादत को। ठीक है बरलियानी जी, लेकिन ये समस्या खत्म तो नहीं हुई है, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो सरकार की नाकामी थी, उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सरकार में है ना, आप करेंगे, आपसे उम्मीद तो कर सकते हैं हम 2003 में 2 जिलों में नक्सली समस्या थी, 15 साल में बढ़कर पूरे प्रदेश में फैल गई। इसमें हमारा क्या दोष है? अब हमारी सरकार आई है, हम इसके लिए चिंता कर रहे हैं। दोष मरने का समय खत्म हो गया बरलियानी जी। अब आपको सवाल जवाब देना होगा। 10 नक्सलियों का एनकाउंटर होता है, उसको इसके मंत्री कहते हैं ग्रामीण है, फर्जी एनकाउंटर है, और बाद में सुरक्षा बल इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो नक्सली थे। अभी पिछले महीने की घटना है, ये इनके मंत्री, इनकी सरकार का चरित्र है। 10 लोगों का एनकाउंटर हुआ, 10 नक्सली मारे गए, उसको कहते हैं मंत्री दूसरे दिन कि नहीं वो नक्सली नहीं थे, वो ग्रामीण थे। ये सरकार की इनकी नीति, नक्सल नीति को हम बना रहे हैं। जो पीड़ित कहते नक्सलियों से बात करेंगे, अब कहते हैं बात नहीं करेंगे। एक आदमी 3 आदमी 3 प्रकार का बयान आते हैं। डीजीपी अलग बोलते हैं, मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, वहां के मंत्री कुछ बोलते हैं। आपके बाद नक्सलवाद को लेकर कोई ठोस विजन नहीं है और इस बात को लेकर भीति से नहीं कर सकते कि हमारी क्या गलती। आप ही के शासनकाल में आपने आदिवासियों को उनके हाल में छोड़ा था, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया, छत्तीसगढ़ियों का हक मारा और आज प्रदेश के युवाओं का हक मारने का काम कर रहे हैं। नक्सलवाद को, इस बात को स्वीकार कीजिए। आपकी सरकार के समय की पैदाइश थी, वो नासूर हमको विरासत में मिला, जिसकी फसल हमने 15 साल काटी है। और आज आप, बड़ी बेशर्मी की बात है कि सरकार के पास किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है। भूपेश बघेल जी पूछिए आप, नक्सलवाद समाप्त करने के लिए क्या आपका मास्टर प्लान है? अगर वो बता दे तो मान जाऊं मैं। जगदलपुर में जाकर जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया नक्सलवाद को लेकर, ये उनकी कलई खुलने के लिए काफी थी। और जिस प्रकार से 10 एनकाउंटर को उनके मंत्री जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, बताइए इस बात को कि कह दिया वो ग्रामीण थे, उनको खेल एनकाउंटर कर दिया गया और बाद में सुरक्षा बल ने पुष्टि किया गया। आजाद भारत के बस्तर को लेकर करेंगे कि गोली से मारेंगे, कोई तय नहीं किया। गोली का जवाब गोली से कुछ नहीं जवाब। हमारी पॉलिसी थी। 15 साल में नक्सली समस्या की आड़ में केवल फंड का दुरुपयोग हुआ है और कुछ नहीं हुआ। पैदा किया था ना, हमारे समय में 2 जिलों में था, हमारे समय में 2 जिलों में था, आपके समय में पूरे प्रदेश में फैल गया। अब तो फैल गया, नाकामी आपकी है, अब तो बढ़ गया। नाकामी आपकी है। को इग्नोर किए, उसी का परिणाम था कि नक्सलवाद फैल गया। ओपी जी, अब जो फैल चुका है उसको तो हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे बस मेरा ये सवाल है कि आप
IAS रहे, एक बुद्धिजीवी भी हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि दक्षता के हिसाब से किस तरह से नीति होनी चाहिए? आप सत्ता पक्ष में बैठे, आप बरलियानी जी को सजेस्ट तो कर सकते हैं ना बेहतर ईमानदारी से। आप युवाओं को इतनी चिंता करते हैं, बीजेपी नेता मत बनिए, आप युवाओं की चिंता करते हैं ना, युवा हैं, पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, आप सजेशंस दीजिए, बेहतर सजेशंस दीजिए, किस तरह से नीति में क्या होना चाहिए। मैं बरलियानी जी के माध्यम से सरकार को पहला मैसेज देना चाहता हूं कि आज प्रदेश के PSC में 3 पोस्ट आए हैं, 3 पोस्ट निकले हैं, उसको सारे पोस्ट का फिर से एनालिसिस करा के कैडर बढ़वा के हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के लिए कम से कम 20-25 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की बढ़वाएं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को लाभान्वित हो सके। दूसरा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हमको ऊपर उठकर बस्तर में एक जनपद सदस्य भी जो मर रहा है, जो शहीद हो रहा है, जो सरपंच भी शहीद हो रहा है, जो सैनिक भी शहीद हो रहा है, आम आदिवासी भाई बहन जो शहीद हो रहे हैं, कर्मा जी जैसे बड़े नेता जो शहीद हो रहे हैं, झीरम घाटी में इतने लोग शहीद हुए, इन सबके बारे में एक विचार करते हुए एक पूरी पॉलिसी बनाकर सबके साथ ऑब्जेक्टिविटी का व्यवहार किया जाए, ना कि राजनीतिक तुष्टीकरण का व्यवहार। ठीक है, फाइनल कमेंट गौरी शंकर जी आपका। मैं लास्ट कमेंट बरलियानी जी से लूंगी, क्योंकि नहीं, पूरी तरह इस बात को आगे बढ़ाते कहता हूं कि आप इस चीज के लिए अगर मास्टर प्लान बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, हर वो बात जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हित के लिए रहेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी रहेगी। लेकिन तुष्टीकरण की नीति अगर आप अपनाते हैं और इस प्रकार से अगर आप प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सिर्फ अपने नेताओं को ना देखिए, बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्लान बनना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो भी शहादत हुई है नक्सली हिंसा में, सबके प्रति संवेदनशील है और सबके हक को ध्यान में रख के नीति बनाएगी। हाँ, और नहीं, ये सिर्फ नेताओं की शहीदी हुई है या किसी अधिकारी की शहीदी हुई है, वो भी नहीं, निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं और ये निरंतर चलता है वहाँ पे। पुलिस के 2 पांडे में पीस रहा है, हाँ, उसकी भी जीवन की चिंता करनी है हम। हाँ वही, वो क्योंकि ये समस्या लगातार, या तो आप इस समस्या को जड़ से खत्म करने का कोई ठोस प्लान तैयार कीजिए, लेकिन इतनी जल्दी यदि वो नहीं भी होता है तो ऐसे में जो लगातार शहीद हो रहे हैं। आप लोग 5 साल के लिए जनादेश है, तो इंतजार तो करिए। आप गौरी शंकर जी 15 साल में जब नहीं बैठ, आप मत करिए ना, आप कैसे 15 साल का 2-3 महीने में कर रहे हैं, वो मत करिए, वो चीज गलत हो जाती है। बनाने वाले थे आप, तो 2 महीना रुक जाते। आप थोड़ा इंतजार करके देखते तो जाइए, आगे आगे होता है क्या, तो सब्र तो करिए। हार से इतना क्यों गमगीन है कि क्या कर 2 महीने में हार अपने प्रदेश, आप हारने के सदमे से उबर तो जाइए। कहां पर थोड़ा सा और मौका ले लेते तो इसमें फिर नीति हो जाती, नीति के अनुरूप यदि पोस्ट देते आप, सीधे डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं तो। बोलते थे आप, बरलियानी जी 5 साल का जनादेश है, कहां है 50 लाख बेरोजगारों के लिए प्लान, 10 लाख हार के सदमे रमेश भी आपके पॉलिसी, आपकी बेरोजगारी 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने 15 साल में काम नहीं किया, 2 महीने में कर लीजिए। इससे बड़ा देश के लोकतंत्र से बड़ा मजाक नहीं हो सकता। बेरोजगारों की बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी वो आईसीयू में कैद पड़ी हुई है। हम आईसीयू में नहीं, आईसीयू में आपकी सरकार धीरे धीरे लकवा मारते जा रही है, उसको बताइए आप सरकार करिए, हमारी सरकार चिंता मत देखिए। जो 50 लाख बेरोजगार आपको रिजेक्ट कर दिया है, इसी चैनल पे आकर बोलते थे कि प्रदेश में 50 लाख 15 सीटों में 15 पे आके बचे बैठे, 44 पे आप भी आकर 2 में आप मत आइए। ऐसा क्या हुआ कि 444 में आ गए? इंतजार तो करिए, वो तो कर ही रहे हैं। 15 साल की गलतियों को हम 2 महीने में पूरा कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं दुनिया में हुआ है? फुलफिल कीजिए, किसी दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं ना, आपको समर्थन देंगे, हम बिल्कुल समर्थन देंगे। अगर छत्तीसगढ़ समर्थन देंगे, हमने जो जनता से वादा किया है, जो कहा है वो पूरा करेंगे। ठीक है, ओपी चौधरी जी बोलिए। जी, बरलियानी जी को एक निवेदन है कि जो 3 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का है, उसको 25 पोस्ट कम से कम कराइए। ये संभव है क्या? दूसरा, आदरणीय कर्मा जी के परिवार के किसी सदस्य को आयोग मंडल में अध्यक्ष बनवाइए और लोकसभा का टिकट दीजिए उनके परिवार को। ये 3 बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो तो पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना नहीं देना, वो अलग विषय है, लेकिन परिवार के परिवार को लोकसभा का टिकट दीजिए और उनके परिवार के एक सदस्य को आयोग मंडल में अध्यक्ष बनवाइए और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 3 डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है उसको 25 करवाइए। निवेदन हम तो चाह रहे हैं प्रदेश के जो लाखों बेरोजगार नौजवान हैं, केवल 3 या 20 से क्या होगा, हम तो सबको रोजगार देने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल।
ठीक है, तो बरलियानी जी, ऐसा उम्मीद आपसे कि कोई बेहतर नीति की तरफ आप, चूंकि सरकार में तो उम्मीद आप ही से की जा सकती है, कोई विधेयक लाएंगे, कोई प्लानिंग इसके लिए बनाएंगे, कुछ ऐसा हो जिससे परमानेंट जो है इस समस्या का सोल्यूशन मिले, क्योंकि इस तरह की विवाद की स्थिति फिर हमेशा बनेगी। क्योंकि पहले भी सबा अंजुम का जो मामला हुआ उसमें भी काफी विरोध हुए थे, काफी बातें हुई थी, विवाद हुआ था, हालांकि वो विवाद उन्हीं खिलाड़ियों ने किया था, वहीं से आवाज आई थी। लेकिन इस तरह की स्थितियां ना बने, इसके लिए बेहतर है कि सरकारें जिम्मेदारी ले और कोई ठोस नीति आप बना दीजिए जिसमें कम से कम दक्षता के आधार पर उनको वो नियुक्ति मिलेगी, जहां शहीदों का भी सम्मान बना रहे और साथ ही साथ जो बच्चे जो कि आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनका हक भी नहीं मारा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मनोबल इससे टूटता है और परेशान होते हैं, क्योंकि ढेर सारे आरक्षण हैं। उसके बाद यदि हम इस तरह का पीछे से लगा देंगे कि हमें ये सम्मान देना है, वो सम्मान देना है, तो ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी पूंजी लगाकर मेहनत कर रहे हैं, उनके परिवार और उनका मनोबल गिरता है। उम्मीद यही हमारे नेताओं से, हमारी सरकार से कि कोई बेहतर ठोस नीति बनाएंगे और इस दिशा में कोई अच्छा एक कदम निकलकर सामने आएगा ताकि सब संतुष्ट रहे। ओपी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रमेश बरलियानी जी, आपसे उम्मीद बरकरार है, आशा आप ही से करना है, इसलिए उम्मीद है कि ये विषय आप मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखेंगे और कुछ बेहतर प्रयास इसके लिए करेंगे। फिलहाल आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन INH पर जारी खबरों का सिलसिला, अपडेट का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे द ग्रेट इंडिया स्कूल एफिलिएशन।